ओके, सो एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसको आगे आज कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है ये कोई एक्ट नहीं है, ये बस लॉ को पढ़ने का तरीका है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर क्या लॉ ही लॉ को पढ़ने का तरीका नहीं बताता, इज देयर एनी एक्ट विच यू नो प्रोवाइड अस द वे हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ और हाउ टू रीड द लॉ। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक्ट है जो हमने पढ़ रखा है, जनरल क्लॉज एक्ट। तो जनरल क्लॉज एक्ट तो आपको पूरा बताता है कि कैसे एक लॉ को इंटरप्रेट करना है, बट इसके अलावा जनरल क्लॉज एक्ट के अलावा कुछ रूल्स बने हैं जिसको हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जो अल्टीमेटली आपको ये बताते हैं कि कैसे एक लॉ को पढ़ा जाता है, राइट। तो अगर आप इंटरप्रिटेशन के रूल्स को पढ़ेंगे विच आर दे वर मेड बाय द कोर्ट्स, ऐसा नहीं है कि इट्स मेड बाय द लॉ एक्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बट दे आर मेड बाय द कोर्ट्स, राइट। ताकि कोर्ट्स ने इसलिए बनाया ताकि इजी हो जाए लॉ को पढ़ने में, राइट। अब रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया कोर्ट्स ने, एक बोला प्राइमरी रूल्स और एक बोला सेकेंडरी रूल, राइट। तो सबसे पहला जो प्राइमरी रूल आता है दैट इज व्हाट, दैट इज द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन अपने नाम को ही सजेस्ट कर रहा है। देखो ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है अगर लॉ आपका क्लियर है, क्लियर मीनिंग जो आपको पढ़ा समझ में आ गया, और लॉ मेकर का इंटेंशन समझ में आ रहा है, अच्छा जिस पर्पस के लिए लॉ बनाया था वो फुलफिल हो रहा है, मतलब कोई ऐसा नहीं, मतलब जो जो पर्पस था, जिस पर्पस जो सोच के वो लॉ बनाया गया था वो पर्पस फुलफिल हो रहा है। मीनिंग एब्सर्ड नहीं है, मीनिंग एब्सर्ड नहीं है, मतलब बिल्कुल क्लियर मीनिंग है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहां पे जहां पर ये सारी चीजें हो जाएंगी, मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, मीनिंग ऑफ द लॉ इज क्लियर, meaning is not creating any ambiguity, meaning is not absurd, intention of lawmakers can be felt, and the purpose of the law is fulfilled, right। जो लॉ का पर्पस था वो फुलफिल हो रहा है, जो लॉ का पर्पस था वो फुलफिल हो रहा है, और इंटेंशन क्लियर है लॉ मेकर्स का, मीनिंग एब्सर्ड नहीं है, कोई एम्बिगुइटी नहीं क्रिएट हो रही, कोई बिल्कुल लॉ क्लियर है। तो अगर ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा इनमें से कोई एक कंडीशन, तो यू कैन इवन राइट एंड इन बिटवीन देम, राइट। इन सबके बीच में एंड भी आ सकता है, करेक्ट। क्योंकि ये सारी जब कंडीशंस फुलफिल होंगी, मतलब नॉट वन बट ऑल दीज कंडीशंस जब सारी की सारी फुलफिल हो जाएंगी, तो व्हाट डू यू कॉल इट एज, यू विल कॉल इट एज अ रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। मतलब तो उस सर्कमस्टांस में हम जो लॉ में लिखा है उसी को पढ़ लेंगे। हम लोगों को अपना नए वर्ड्स, अच्छा जैसे जब आप लॉ पढ़ते हो तो आपको लगता है कि कुछ वर्ड्स मिसिंग है, तो विल यू ऐड सर्टेन वर्ड्स टू द लॉ। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कोई हाथ उठा के जवाब देना। जैसे आपने कोई लॉ पढ़ा और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं विच आर मिसिंग, मतलब ठीक से नहीं समझ में आ रहा, तो विल यू ऐड योर वर्ड्स टू इट टू मेक इट मोर, क्या उसको समझने के लिए अपने नए वर्ड्स ऐड कर दोगे, और उसको जो पर्पस था उसको फुलफिल करने के लिए क्या वो नए वर्ड्स ऐड कर देने चाहिए या नहीं कर देने चाहिए? हाँ जी पीयूष। कर देनी चाहिए सर। हाँ जी। कर देनी चाहिए। हाँ कर देना चाहिए, रीजन भी इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि जब आपका जब लॉ क्लियर नहीं है, मैंने आपको बताया रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन विल अप्लाई व्हेन ऑल दीज 5 कंडीशन वुड बी फुलफिल्ड। मीनिंग क्लियर है, कोई एम्बिगुइटी नहीं है, एब्सर्डिटी नहीं है, लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्लियर है, पर्पस ऑफ द लॉ डिफीट नहीं हो रहा, फुलफिल है मीनिंग। और तो फिर आपको जैसा सेंटेंस लिखे वैसे आप पढ़ के छोड़ दो, फिर आपको कोई नए वर्ड्स नए उसको लाने का जरूरत नहीं है। फर्दर हमने यही पढ़ा कि आपको सबसे पहले तो कौन सा मीनिंग देना है, जब आप एक जनरल लॉ पढ़ रहे हो, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, तो उसको आप पॉपुलर मीनिंग दो, मतलब जो भी वर्ड्स उसको जो पॉपुलर मीनिंग है वही आप दो, मतलब आपको कोई टेक्निकल मीनिंग देने का जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल एक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि जीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको टेक्निकल वर्ड्स को टेक्निकल सेंस में समझना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आएगा, राइट। और फिर वो कहता है अगर कोई एक्सप्लेनेशन गिवन है, कि कोई आपने सेक्शन पढ़ा, कोई प्रोविजन पढ़ा, उसमें एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो फिर वही मान के चलो, फिर आपको एडिशनल सोचने का तब भी जरूरत नहीं है। और हमेशा जनरली आप एक एग्जैक्ट मीनिंग को कंसिडर करो ओवर द लूज मीनिंग, मतलब जब आपने लॉ पढ़ा तो आप उसको एग्जैक्ट मीनिंग दो, उसको लूज मीनिंग देने का कोशिश मत करो। तो दैट वाज रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन, करेक्ट। दैट इज रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन, राइट। अच्छा नेक्स्ट रूल आता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये क्या था, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि लेट सपोज करो एक पर्टिकुलर प्रोविजन
is contained in more than one section or more than one act. मतलब एक ही बात को दो सेक्शन में या दो एक्ट्स में या दो से ज्यादा एक्ट्स में भी लिखा गया है। तो रूल क्या कहता है कि अब क्या करें, मतलब किसको फॉलो करें, किसको छोड़ दें। तो रूल कहता है कि यार आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब व्हाई यू थिंकिंग कि इसको फॉलो करें इसको फॉलो ना करें। वो कहते सबको फॉलो करो। वो कहते लॉ बना है अलग, अगर एक ही चीज के दो दो लॉ बन रहे हैं या तीन लॉ बन रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स। तो वो कहते हैं सबको फॉलो करो। रूल तो ये बोलता है कि अगर पॉसिबल है, या सबसे पहले तो आप यही कोशिश करो कि सारे के सारे लॉज जितने भी एप्लीकेबल है वो सब फॉलो हो जाए। हाँ, अगर नहीं हो पाता तब उस केस में आप अपना स्पेसिफिक जो लॉ होगा वो ओवररूल कर जाएगा आपके जनरल लॉ को। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ लिया, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू का। सेबी कहता है 25% होना चाहिए इश्यू प्राइस का। तो दोनों को इफेक्ट देना, एक को इफेक्ट देना, दोनों को दो। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है टू गिव दी कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा नहीं दे, बट दैट शुड बी काइंड ऑफ गिवन इफेक्ट टू बोथ द थिंग्स। आप ऐसे नहीं कि एक लॉ को पढ़ लोगे एक लॉ को नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। और थर्ड रूल हमने पढ़ा था रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, या फिर हिडन रूल बोला गया था, इसको बोला जाता है इसको बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। हिडन रूल क्या कहता है, वही सेम बात, अगर जो लॉ बनाने का पर्पस है और अगर आप उसको लिटरली रीड कर रहे हैं और पर्पस ही डिफीट हो रहा है, मतलब जिस पर्पस के लिए लॉ बनाया गया था और लिटरल अगर आप उसको मीनिंग पढ़ रहे हो, लिटरल मीनिंग जैसा लिखा है उसको एज इट इज पढ़ रहे हो, और फिर वो ऐसे पढ़ने से लॉ का जो पर्पस है वही डिफीट होता है, तो फिर ये लॉ बनाने का फायदा नहीं है। मतलब फिर वो ऐसे पढ़ने का फायदा नहीं है, फिर लिटरल कंस्ट्रक्शन देने का फायदा नहीं है। अब बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन रूल अप्लाई करो, मतलब आप उसको ऐसा पढ़ो, मतलब आप जो अगर आपने कोई नए वर्ड्स ऐड करने, आप वर्ड्स ऐड कर दो उसके अंदर, लेकिन आप उसको लॉ को ये समझो लॉ का इंटेंशन क्या था और उसके हिसाब से जो मिसचीफ हो रहा था, जो गलत चीज हो रही थी, वो खत्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसको लिटरली आप उसको किसी तरह दूसरी तरफ ले जाओगे, ये नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको उसी को नया मीनिंग देकर उसको एक्सटेंड करके, उसके मीनिंग को एक्सटेंड करके आपको रेमेडी देनी पड़ेगी। और एक जाते जाते लास्ट रूल हमने पढ़ा था, रूल ऑफ एजेस्डम जनरलिस। एजेस्डम जनरलिस का मतलब एग्जांपल से क्लियर हो रहा है। जैसे कि अगर पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आए, जैसे कि स्पेसिफिक वर्ड्स आए डॉग्स, कैट्स, काउ, और फिर एकदम जनरल वर्ड आ गया अदर एनिमल्स। तो ऐसा नहीं अदर एनिमल विल कंटेन एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। मतलब वो कहता है इसको भी वर्ड्स को इसके साथ ही पढ़ो, इसके साथ पढ़ो मतलब इनके साथ पढ़ो, और इसको वही मीनिंग आएगा जो आगे लिखे हैं। मतलब जैसे कि आप डॉग, कैट, काउ, बुफेलो, ये अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो इसके अंदर अदर एनिमल्स के अंदर वाइल्ड एनिमल्स नहीं आएंगे, सिर्फ डोमेस्टिक आएंगे। जैसे कि इसके अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर हॉर्स आ सकता है, करेक्ट। अच्छा, इसके अंदर क्या पिजन आ जाएगा, डॉग, कैट्स, काउस, बुफेलो के अंदर पिजन आ जाएगा। वो तो बर्ड हो गया। हाँ करेक्ट, वो नहीं आएगा क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स है, और वो बर्ड है तो वो नहीं आएगा, करेक्ट। अच्छा, इसके अंदर और अगर मैं एग्जांपल लूं, और क्या आ जाएगा, तो समझ गया ना, मतलब ओके हाँ, क्लियर हो गया। हाँ ओके, तो हमारे पास 6 रूल है, हमने 4 पढ़ लिए थे, अब हम 5th रूल को आज कंटिन्यू करते हैं। जो एक रूल है जो आज हमने पढ़ना है, नसरीन कुछ बोलना चाहती है बेटा। सर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और जो लिटरल कंस्ट्रक्शन है दोनों का डिफरेंस समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल है, देखो, एक पर्पस था लॉ का, किसी पर्पस के लिए एक लॉ बनाया गया। जब आपने उसको लिटरली पढ़ा, मतलब जो लॉ लिखा, लिटरल लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब जो लिखा है उसे पढ़ लो बस, नया मत सोचो, कुछ अलग मत सोचो, कोई एक्सटेंडेड मीनिंग मत दो, जो एक पॉपुलर मीनिंग आता है वही देके चल दो। तो आपने एक लॉ पढ़ा, वो लॉ जैसे आपने पढ़ा, लिटरली जब आपने उसको लॉ को पढ़ा, तो वो जो जिस पर्पस के लिए लॉ बनाया गया था वही डिफीट हो रहा है। तो क्या इसमें लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेगा या नहीं करेगा? सर अगर नहीं करते तो हम मतलब अपने हिसाब से जो ठीक लगता है वो अपने कैसे हिसाब से नहीं बेटा, पर्पस को फुलफिल करना है। मैं, पर्पस। अच्छा, मैंने रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में आपको ऐसा नहीं बोला कि आप कुछ भी ऐड कर दो, नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिस पर्पस के लिए वो लॉ बना है, जिस इंटेंशन से लॉ बना है, वो पूरा होना चाहिए, दैट शुड बी फुलफिल्ड। और अगर उसको फुलफिल करने के लिए अगर आपको कुछ एक्सटेंडेड मीनिंग लेना है, मतलब नेचुरल मीनिंग को छोड़ के, पॉपुलर मीनिंग को छोड़ के आपको एक्सटेंडेड मीनिंग लेना है, तो आप कौन सा मीनिंग लोगे, एक्सटेंडेड मीनिंग लोगे या पॉपुलर मीनिंग ले लोगे? सब पॉपुलर बोला। नहीं, दोबारा सुनिए नसरीन, अगर आपने लॉ को लिटरली पढ़ा
और लॉ को लिटरल पढ़ने के बाद जो पर्पस है वो डिफीट हो रहा है, मतलब लिटरल पढ़ने से जो पर्पस है वो डिफीट हो रहा है, तो आप उसको उसका पॉपुलर मीनिंग दोगे या उसको आप एक्सटेंडेड मीनिंग दोगे? नसरीन क्या मीनिंग दोगे बेटा? फिर आप हमको एग्जांपल देके समझाइए। हाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। जैसे वो याद करो मार्केट वाला जो मैंने आपको बताया था कि वो हाथ पकड़ के उसको तंग करते थे, याद आया? मतलब एक मार्केट में इंसान जाता था, उसको हाथ पकड़ के तंग किया जाता था, तो लॉ बना कोई भी इसका हाथ पकड़ के उसको तंग नहीं करेगा। अच्छा लॉ बनने का इंटेंशन क्या है, वो तंग ना हो या उसका हाथ पकड़ के तंग ना करो उसको? मतलब तंग ना करे किसी तंग भी। ना करें। लेकिन लिटरली तुम पढ़ोगे लिखा है हाथ पकड़ के तंग नहीं करना, तो किसी ने अगर उसका पैर पकड़ के उसको तंग किया तो वैलिड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, एक्सटेंडेड चाहिए ना। एक्सटेंडेड मीनिंग देंगे। तो अगर आप एक्सटेंडेड मीनिंग दे रहे हो, आप पॉपुलर मीनिंग नहीं दे रहे, पॉपुलर मीनिंग मतलब जो लिखा है उसको छोड़ रहे हो, जनरल मीनिंग को छोड़ रहे हो, और आप एक्सटेंडेड मीनिंग पे आ रहे हो, तो आप किस रूल पे आ रहे हो? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन देख रहे हो आप, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन देख रहे हो आप? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अब क्लियर हो गया अभी? यस सर। ओके, तो हम फिफ्थ रूल लिखते हैं, रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। करेक्ट। वैसे तो हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, पहले भी बहुत पढ़ा हम लोगों ने। रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस का मतलब होता है जनरली shall should be considered as जनरली shall को क्या समझना चाहिए, मैंडेटरी या ऑप्शनल? जनरली shall को क्या समझना चाहिए, मैंडेटरी या ऑप्शनल? ऑप्शनल। जनरली ध्यान से बेटा, जनरल जब आप नॉर्मल तरीके से पढ़ते हो लॉ को, पहले जब लॉ को पढ़ोगे तो आप पहले शैल को मैंडेटरी ऑप्शन दोगे या पहले आप उसको ऑप्शनल समझोगे? मैंडेटरी समझते हैं। पहले आप उसको मैंडेटरी समझोगे, आपको ये समझना पड़ेगा। जनरली जब भी आप शैल को पढ़ोगे तो पहले आप उसको कंसिडर करोगे एज मैंडेटरी, ठीक है ना? एंड इफ बाय डूइंग सो, ऐसा करने से, द पर्पस इज फुलफिल्ड, द पर्पस और इंटेंशन ऑफ लॉ इज फुलफिल्ड। तो आप क्या करोगे, शैल को मैंडेटरी कंसिडर करोगे या उसको आप ऑप्शनल कंसिडर करोगे? मैंडेटरी। मैंडेटरी। तो जब आपने उसको जनरली पढ़ा, उसको लिटरली आपने पढ़ा उसको, और आपको आपने पढ़ के लगा अच्छा, जैसे हमने लिखा है, जैसे आप पढ़ते हो पनिशमेंट पढ़ते हो, आप कोई पनिशमेंट पढ़ते हो तो लिखा होता है ही शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ रुपीज इतना, तो वहां पे वो शैल को क्या पढ़ना चाहिए, शैल ही पढ़ना चाहिए या मे पढ़ना चाहिए उसको? मतलब अगर किसी ने कोई सेक्शन को तोड़ दिया, कोई लॉ को तोड़ दिया और लिखा ही शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन, तो वो शैल को शैल पढ़ना पड़ेगा या शैल को मे पढ़ लेंगे वहां पर? शैल ही पढ़ेंगे। अच्छा क्यों? अच्छा जब लॉ ने पनिशमेंट सेक्शन बनाता है तो उसका इंटेंशन क्या होता है, पनिश करने का इंटेंशन है या पनिश करने का इंटेंशन नहीं है? इंटेंशन है। इंटेंशन है। तो जब लॉ बोल रहा है ही शैल बी पनिशेबल विद द फाइन, अगर उसने कॉन्ट्रवीन करा सेक्शन को, तो वहां पे हम शैल को शैल ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उससे जो इंटेंशन है, जो पर्पस है लॉ का, वो फुलफिल हो रहा है। तो मुझे उसमें कोई एक्सेप्शनल पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, मुझे उसको कैसे समझना है, जनरल। तो जनरली शैल शुड बी कंसिडर्ड एज मैंडेटरी and if by doing so purpose of intentions law is fulfilled, then shall, then exceptional circumstance will not, then rule of exceptional circumstance will not apply। अच्छा मैंने ये लिख दिया, ये अप्लाई कहाँ नहीं करेगा? अच्छा कब अप्लाई करेगा? अगर मैं बोलूं कि ये मत बताओ मुझे कहाँ अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये लिखा कहाँ अप्लाई नहीं करेगा, अगर मैं आपसे बोलूं कहाँ अप्लाई करेगा, तो आप इसको लाइन को कैसे पढ़ोगे? जनरल अगर अब इसको पढ़ोगे, इफ शैल कंसिडर्ड एज शैल एज मैंडेटरी, अगर आप उसको, आप पहले तो उसको मैंडेटरी पढ़ोगे, लेकिन इससे क्या हो रहा है, एंड इफ बाय डूइंग सो, ऐसा करने से क्या हो रहा है, डूइंग सो क्या हो रहा है ऐसे करने से, द पर्पस और इंटेंशन ऑफ लॉ इज डिफीटेड, वही डिफीट हो रहा है, जो पर्पस है वो खत्म हो रहा है।
intention or purpose of intention or purpose of law is defeated, meaning is absurd, या तो मीनिंग absurd आ रहा है, इंटेंशन बिल्कुल खराब जा रहा है, मीनिंग absurd आ रहा है, और मतलब नहीं हो पा रहा, देन क्या अप्लाई करेगा, देन रूल ऑफ एक्सेप्शनल circumstance shall would apply, and there फिर उधर shall would be considered as may. आपको समझ में आया नहीं आया बेटा? आप हमेशा shall को shall कंसिडर करोगे, जनरली आप क्या करोगे, shall को shall कंसिडर करोगे या shall को may कंसिडर करोगे? शैल को शैल कंसिडर करेंगे। हाँ, लेकिन अगर शैल को शैल पढ़ने से जो मीनिंग हो रहा है वो एब्सर्ड हो रहा है, या फिर जो लॉ का इंटेंशन है वो डिफीट हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे पॉइंट्स है, देखो मैं बुक से अगर आपको पढ़ाऊं तो बहुत सारे पॉइंट है। वो क्या कहता है, वो कहता है जो कॉन्सिक्वेंस है वो ठीक नहीं है, ये भी लिखूं, द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो पढ़ के जो मीनिंग आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट राइट, तो मैं ये भी लिखता हूँ, और कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट क्लियर, कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर नहीं है उसके। अच्छा, और पढ़ते हैं, इम्पैक्ट इज अवॉइडेड, मतलब जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो अवॉइड हो रहा है, मतलब जो इम्पैक्ट लाने के लिए लॉ बनाया गया था वो इम्पैक्ट ही खराब हो रहा है, मतलब वो इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा। ये तो वही हो गया, प्रोविजन इन द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लाइड विद, मतलब जो प्रोविजन बना है उसको फॉलो ही नहीं हो रहा, एंड इंटेंशन डिफीट हो रहा है। तो मतलब जहां पर शैल को मैंडेटरी पढ़ने से जो पर्पस ऑफ लॉ है वो डिफीट हो रहा है, मीनिंग एब्सर्ड हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज क्लियर नहीं है, जो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए वही अवॉइड हो रहा है, तो उन सब सर्कमस्टांस में आपको क्या पढ़ना चाहिए, शैल को, उन सब सर्कमस्टांस में आपको शैल को क्या पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड द शैल एज मे। अब क्लियर हो गया? अच्छा, अगर बाय चांस पेपर क्वेश्चन पूछता है आपसे, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वेयर शैल वुड बी रेड एज मे, तो आप ये सर्कमस्टांस लिख दोगे, पर्पस ऑफ द लॉ इज डिफीटेड, मीनिंग इज अब्सर्ड, कॉन्सिक्वेंस आर नॉट क्लियर, इम्पैक्ट इज अवॉइडेड। जहां पे ये चारों में से कोई भी एक बात हो जाएगी। अच्छा, चारों में से कोई भी एक बात या चारों बात होनी चाहिए? चारों में से कोई भी एक बात हो जाएगी, तो मैं इधर और ऐड कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इन चारों में से कोई भी एक बात हो जाएगी, उन सब सर्कमस्टांसेस में हम शैल ना पढ़ के शैल को क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अब वो क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अच्छा, अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं। अगर मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरली मे शुड बी कंसिडर्ड एज ऑप्शनल, एंड इफ बाय डूइंग सो पर्पस ऑफ इंटेंशन लॉ इज फुलफिल्ड, ऐसा करने से कुछ फुलफिल हो रहा है, देन रूल ऑफ एक्सेप्शन सर्कमस्टेंस विल नॉट अप्लाई। इफ मे कंसिडर्ड एज ऑप्शनल, अगर आप मे को ऑप्शनल कंसिडर करते हो और वो करने से द पर्पस जो इंटेंशन लॉ का वो डिफीट होता है, मीनिंग एब्सर्ड हो जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर नहीं होते, इम्पैक्ट बेकार हो जाता है उसका, देन रूल ऑफ एक्सेप्शन सर्कमस्टेंस वुड अप्लाई, एंड देयर मे वुड बी कंसिडर्ड एज मैंडेटरी। डन, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया?
आप लोगों ने लिख लिया? हाँ, नहीं सर, हाँ वो सर। लास्ट है। नया रूल स्टार्ट करें। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इजीएस्ट रूल है ये, लास्ट रूल इजीएस्ट है। मुझे बताना व्हेन रेडी। अच्छा, यहाँ पे एक और लाइन भी ऐड कर देते हैं हम लोग, सेम विद एंड, सेम विद एंड सेम विद और। अच्छा, ये समझ आया आपको जो मैं लिखा, सेम विद एंड सेम विद और? मतलब एंड को भी जनरली आप क्या पढ़ोगे, एंड पढ़ोगे या एंड को और पढ़ोगे? एंड पढ़ेंगे। हाँ, एंड को एंड पढ़ेंगे, लेकिन जब एंड को एंड पढ़ने से पर्पस और इंटेंशन ऑफ लॉ डिफीट हो रहा है, मीनिंग एब्सर्ड हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर नहीं हो रहे हैं, इम्पैक्ट अवॉइड हो रहा है, तो उन सब सर्कमस्टांस में एंड को क्या पढ़ा जाएगा? और और। और अगर सेम बात, अगर और को हमेशा आप और ही पढ़ोगे, जैसे लेट्स सपोज करो उसमें लिखा लॉ बना कि अगर किसी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसका एंड और का, ताकि आपको उसमें भी कंफ्यूजन ना हो, कभी डाउट ना आए। जैसे उसमें लिखा अगर किसी का इंटेंशन है मारने का और वो मार देता है, अगर लिखा है इंटेंशन टू किल और ही एक्ट्स टू किल, he kills, then fine, then punishment। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे और सूट कर रहा है या और नहीं होना चाहिए यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक? और नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब यहाँ पे आप और को और पढ़ोगे या और को एंड पढ़ोगे, क्या कहते हो तुम लोग? एंड पढ़ेंगे सर। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर सोचने से थोड़ी पनिशमेंट होगा। हाँ करेक्ट, क्योंकि यहाँ अगर आप इसको और को और पढ़ोगे तो यहाँ पे तो ऐसा हो जाएगा, इंटेंशन टू किल आ जाएगा, तो फिर उसको सजा मिल जाएगी। अच्छा, सिर्फ इंटेंशन टू किल से तो आप किसी को सजा नहीं दे सकते ना। मतलब लेट्स सपोज करो कि अच्छा, आपको तो पता नहीं कितना इंटेंशन होगा, पता नहीं कितने को मारने का इंटेंशन होगा। मतलब आप डेली सोचते हो कि आज मैं इसको मार दूंगा, कल मैं उसको मार दूंगा, मतलब और आज तक तो आपने पता नहीं कितने लोगों को मार भी दिया होगा अपने ख्यालों में। तो वो सब को, उस सब सर्कमस्टांस के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल नहीं जाना चाहिए आपको? नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, पीयूष ने क्लियरली बोला, ताकि उसको पता है क्योंकि उसने कितने लोगों को मार दिया है। तो यहाँ पे इस सर्कमस्टांस में आप और को और नहीं पढ़ सकते। इन दिस सर्कमस्टांस और शुड बी रेड एज एंड, मतलब जिसका इंटेंशन था और उसने मारा भी, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सिर्फ इंटेंशन था, अच्छा जिसने किसी को मार भी दिया लेकिन इंटेंशन नहीं था मारने का, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? मतलब किसी को मार दिया बट मिलनी इंटेंशन नहीं थी मारने का, तो उसको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। इंटेंशन नहीं था मारने का यार, एक्सीडेंटली हो गया, तो सजा मिलनी चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए? सर मारा तो है ना, लेकिन हाँ बट इंटेंशनली नहीं था ना यार, कभी कभी हो जाता है, गलती हो जाती है, एक्सीडेंटली हो गया। अच्छा लेट तो सपोज करो और वहाँ मैं पे तुम्हें मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज करो तुम बैट बॉल खेल रहे थे, ठीक है, और कोई मतलब आपने क्या किया, कोई भागते हुए आ रहा था, आपने देखा नहीं, और आप अपना ऐसे ही, मतलब जैसे बैट नॉर्मली लोग इधर उधर करते रहते हैं हाथ में पकड़ के, तो आप ऐसे ही इधर उधर बैट पे इधर उधर कर रहे थे, इतने के सामने से भागता हुआ आ रहा था, आपने देखा नहीं,
और आपने ऐसे बैट घुमा दिया और उसको इतना तेज जाके लगा कि वो जाके गिर गया कहीं, तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आपको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए। हाँ नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अब देखो ना, क्लियर है क्यों नहीं मिलनी चाहिए आपको। सर इंटेंशन लेकिन डैमेजेस तो पे करना पड़ेगा ना। हाँ वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देखो एक होता है डैमेज पे अच्छा डैमेज भी क्यों पे करना पड़ेगा? आप चलो मैं आप बोलो डैमेज पे करना पड़ेगा, वो भी क्यों अच्छा मैंने क्या आप समझो क्यों दोगे आपसे डैमेज? आप बताओ मुझे, व्हाई विल यू गिव द डैमेज? एक्सीडेंट जब होता है, एक्सीडेंट तो थोड़ी इंटेंशनली करता है, फिर भी तो हाँ तो डैमेजेस पे करना पड़ता है, नहीं पुलिस बिल्कुल नहीं, ऑप्शनल है करता है। बेटा, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। यू तो ये नोबडी कैन केस हो फोर्स यू टू जाता पे द है, डैमेजेस। हाँ केस हो जाता है ना, पुलिस वुलिस आ जाता है, फिर एक तो उठा के ले जाता है। अब वो एक बात अलग होती है, लेकिन पुलिस भी क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। अच्छा आप बोल दो नहीं है पैसे, आपको क्या करेंगे? नहीं आपको देना पड़ेगा पैसा। नहीं है नहीं है, गलती से लग गया, ये थोड़ी ना मारेंगे पकड़ के मुझे। हो गया हो गया। अब वो क्लियर हो गया ना? यहाँ पे और को और क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? क्योंकि अच्छा यहाँ पे क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए था या और होना चाहिए था? एंड होना चाहिए था। हाँ यहाँ पे एंड होगा तो ये परफेक्ट हो जाएगा। इंटेंशन है मारने का और मार दिया, हाँ फिर सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर तो कोई फिर कुछ नहीं बोलना चाहिए, फिर तो उसको जेल में जाना ही चाहिए, उसको फांसी भी होनी चाहिए फिर तो। अब क्लियर हो गया नहीं हो गया? ओके तो लास्ट रूल पे आते हैं, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। लास्ट रूल है और बहुत सिंपल सा रूल है, ये बहुत ही सिंपल सा रूल। ये लाइन पढ़ लो क्लियर हो जाएगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कहता है आपने लॉ को इंटरप्रेट किया, दो मीनिंग आ गए, लॉ को इंटरप्रेट करके दो मीनिंग आ गए। एक मीनिंग बिल्कुल वेग है, बकवास है, और एक मीनिंग मीनिंगफुल आ रहा है। तो अब कौन सा लेके चलोगे, मीनिंगफुल वाला है वेग वाला? मीनिंगफुल वाला। हाँ मीनिंगफुल वाला, दिस सो इजी। जब लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हो और लॉ को इंटरप्रेट करके दो मीनिंग आते हैं और एक मीनिंग तो बिल्कुल बकवास है, एक मीनिंग बिल्कुल मीनिंगफुल है, तो ऑफ कोर्स विच मीनिंग विल यू प्रेफर? मीनिंगफुल वाला मीनिंग आप प्रेफर कर लोगे। ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, जनरली भी ऐसे होना चाहिए था, बट उन्होंने रूल बना दिया, दिस रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। आपको एग्जाम्पल बोलोगे तो मैं एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। जैसे व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल आई कैन गिव? जैसे उसमें लिखा कि एक एडवर्टीजमेंट आया, करेक्ट? अभी लिखना मत, एग्जांपल है ये, है ना? तो एक एडवर्टीजमेंट आया, मुझे एडवर्टीजमेंट, हाँ। तो एक एडवर्टीजमेंट आया जो कहता है कि रिक्वायर्ड एन अकाउंटेंट कम मार्केटिंग मैनेजर। अच्छा मतलब एक ऐसा इंसान चाहिए जो अकाउंट्स का काम भी कर दे और मार्केटिंग का काम भी कर दे, ठीक है? मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई, करेक्ट? तो ये एक एडवर्टाइजमेंट आया, तो किसी ने मिस्टर ए है, उसने इसका रिप्लाई किया, वो बोला एज आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी बोथ। अच्छा अब यहाँ पे इसने बोला बोथ, एंड thus I am offering my services for your organization। अच्छा इसका मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन क्या है? मीनिंगफुल यहाँ पे बोथ का व्हाट इज मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन, कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या है दोनों? अकाउंटेंट भी और मार्केटिंग वो अकाउंटेंट भी मैनेजर। और मार्केटिंग भी कर लेता है। अच्छा आप बिल्कुल अब आप अपने अपना वाइल्ड वो मारो, क्यों क्या करने की कोशिश कर रहा है बोथ का? मेल फीमेल बोथ। हाँ वो मेल भी और फीमेल भी है, तो अब आप इसमें से कौन सा इंटरप्रिटेशन लेके चलोगे कि वो दोनों क्या है, अकाउंटेंट मार्केटिंग, या वो दोनों मेल फीमेल है? वो अकाउंटिंग वो मार्केटिंग। ये वाला मीनिंग मीनिंगफुल है, और जो ये वाला मीनिंग कि वो मेल भी फीमेल भी, वो क्या है? बकवास।
बकवास है, तो उसको आप छोड़ दोगे और मीनिंगफुल वाले को क्या दे दोगे, मीनिंग दे दोगे। सो सिंपल। तो क्या कहता है लॉ, ये कहता है लॉ, ये एक लाइन लिख दो, पूरा रूल खत्म हो जाएगा। ये लिखना है आपको। कि while interpreting a law, अगर दो मीनिंग आते हैं, एक मीनिंग एब्सोल्युटली वेग है, वेग तो आपको पता है, वेग मतलब बिल्कुल बकवास, मीनिंग मीनिंगलेस है, एंड अदर एक ऐसा, और दूसरा मीनिंग है जो सर्टेन है, मीनिंगफुल है। तो आप कौन सा लेके चलोगे, लेटर वाला, लेटर मतलब बाद वाला, जो इसमें बाद वाला वो लेके चलोगे, पहले वाला लेके चलोगे, वेग मीनिंगलेस लेके चलोगे, या सर्टेन मीनिंगफुल वाला लेके चलोगे? मीनिंगफुल वाला लेके चलेंगे। है ना? हाँ, करेक्ट। आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, लिख लिया आपने? इसको एक लेटिन में इसका एक वर्ड भी है, और इसको लेटिन में बोलते हैं अट्रस मैगिस वैलिएट क्वाम पेरिएट। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इन लेटिन सच रूल is known as Atrus Magus Valiat Compariat. Period. Atrus Magus Valiat Quam Periat. अब वो क्लियर हो गया बेटा? ये लिख लिया आप लोगों ने? और यस हमने सर। कौन से रूल खत्म कर दिए बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। Which rules we have finished now? प्राइमरी। प्राइमरी रूल्स। और प्राइमरी रूल्स कितने हैं? 6 रूल्स हैं, हमने 6 के 6 पढ़ लिया। वो कोई भी एक रूल है जो आप चाहते हो कि मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं? कोई भी रूल आप चाहते हो प्राइमरी रूल में से, कोई भी एक रूल जो मैं आपके लिए रिपीट कर दूं? हाँ ना? मतलब डोंट से, नहीं? पक्का? बाकी हाँ लोग? सर। सर जो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन है उसमें एग्जैक्ट मीनिंग ओवर लूज मीनिंग वाला बता दो। एग्जैक्ट मीनिंग और लूज मीनिंग मतलब, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, मतलब जैसे एक वर्ड है, अब उसके उसका वर्ब अलग होता है, उसका नाउन अलग मीनिंग होता है। मतलब जब एक वर्ड को पढ़ोगे तो उसको नाउन पढ़ोगे उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, वर्ब की तरह पढ़ोगे उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो आप उसको कौन सा मीनिंग दोगे? उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वही दोगे, या मतलब जिस सेंटेंस की तरह उसको लिखा गया, अगर उसको नाउन की तरह लिखा गया तो नाउन वाला मीनिंग दोगे उसको, या वर्ब की तरह उसको मीनिंग दोगे? मतलब नाउन की तरह। नाउन की तरह, मतलब जैसा लिखा हुआ है उसको उसी तरह से उसका क्या देंगे हम, मीनिंग देंगे। अगर वो यूज हुआ है एज अ नाउन तो उसको नाउन वाला मीनिंग देंगे, और अगर वो यूज हुआ एज अ वर्ब तो उसका वर्ब वाला मीनिंग देंगे। ओके सर। ठीक है ना? अच्छा हाँ, तो अगर आप इससे नहीं फुलफिल होता आपका पर्पस, मतलब प्राइमरी रूल से आपका पर्पस फुलफिल नहीं होता, तो आप कहाँ जा सकते हैं बेटा? वेयर यू कैन गो, वेयर यू कैन गो, इन विच रूल्स यू कैन गो? सेकेंडरी रूल। सेकेंडरी रूल्स। तो फर्स्ट सेकेंडरी रूल पढ़ते हैं, बड़ा ही मजेदार है ये। इफेक्ट ऑफ यूजेज। इफेक्ट ऑफ यूजेज बहुत छोटा सा, सेकेंड रूल बहुत छोटे से हैं और बहुत इजी से हैं। तो सेकेंड रूल का फर्स्ट पॉइंट आ रहा है इफेक्ट ऑफ यूजेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब पहले कुछ और था और आज उनका मीनिंग कुछ और हो गया? कैसा हो सकता है? मतलब जैसे लॉ बना था 1932 में, उस समय उस वर्ड का मीनिंग कुछ और था, आज 2021 में, क्योंकि ये देखो, ये वर्ड्स का मीनिंग कौन, ऑक्सफोर्ड ही तो दे रहा है बैठ के, मतलब ये जो डिक्शनरी बना रहे हैं ये लोग तो करते हैं, आज से इसका मतलब ये, आज से इसका मतलब वो। अब ये जो आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जो शशि थरूर जी यूज करते हैं,
पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, फ्लैशनाइजेशन, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं वो लोग। तो ये वर्ड्स तो ऐसे ही कोई ना कोई तो बना ही रहा ना। मतलब लेट्स सपोज करो आज मैंने बोला कि जैसे मेरे बोलने से होगा नहीं, बट ये लोग ऐसे होते होंगे, ये लोग बोलते होंगे जैसे कुछ बोल तू, उसने बोला पता नहीं कुछ भी बोला, और उसने बोला आज से इसका मतलब ये, उसको डिक्शनरी में लिख दो फटाफट। अच्छा अब ये सबको मानना पड़ेगा, सबको नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। अच्छा आप समझ रहे हो, मतलब ये सिर्फ एक ना कम्युनिकेशन का तरीका है। अच्छा जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, ये किसी ने बोला था ना, अगर ये बोलेगा तो तू भी ये समझो, तू भी ये समझियो, नहीं तो ये ऐसा कैसे हो गया? मतलब यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस हाँ सर। सर। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, अब आप उसको वही समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मतलब मैं समझता हूँ वही मतलब तुम समझते हो उस वर्ड्स का। तो ये किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना कि मैं का मतलब मैं, तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। पक्का ना? मतलब यू गेटिंग मी? ओके। तो हाँ, तो 1932 में लॉ बना, एक वर्ड था, आज 2021 में उसका वर्ड का मीनिंग ही बदल दिया लोगों ने, ये जो बनाते हैं वर्ड मीनिंग्स बनाते हैं, तो उसको आज जब पढ़ेंगे तो उसको कौन सा मीनिंग देंगे? आज वाला मीनिंग देंगे या उस समय वाला मीनिंग देंगे जब लॉ बना था? आज का मीनिंग देंगे। ओके, यू रेज योर हैंड इफ यू से आज का मीनिंग देंगे उसको हम लोग। नहीं सर, वो जब बना था तब का मीनिंग देंगे। जल्दी से हाथ उठाओ अगर आप बोलते हो अगर 1932 में जब लॉ बना था तो उस समय एक वर्ड यूज हुआ था, उसका मीनिंग ए था, और आज उस वर्ड का मीनिंग बी हो गया है, तो जब मैं आज वो लॉ पढ़ूंगा तो मैं उसको बी समझ के पढ़ूंगा या ए समझ के पढ़ूंगा? अगर आप बोलते हो बी समझ के पढ़ेंगे, आज के हिसाब से उसे पढ़ेंगे, तब हाथ उठाओगे अपना। महिमा ने हाथ उठाया, और कोई? एनीवन विद महिमा? महिमा, पीपल आर नॉट, मतलब तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है महिमा? महिमा ने हाथ सब नीचे कर लिया पता नहीं। है ना, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा वो लोग हाथ उठाओ। अभी अभी रुचिका, अभी रुको एक मिनट। महिमा तुम्हारे साथ रुचिका आई आई थिंक। अब वो लोग हाथ उठाओ जो बोलते हैं नहीं नहीं, जब लॉ उस समय बना था उस समय जो वर्ड का मीनिंग था वही आज चाहे उसका मीनिंग चेंज भी हो तब भी उसको आज उसी मीनिंग से पढ़ना है। वो लोग हाथ उठाओ अब। वो लोग हाथ उठाओ जो कहते हैं जब वो उस समय जैसे 1932 में जो उस वर्ड का मीनिंग था, आज वो चाहे बदल भी गया लेकिन उसको आप उसी हिसाब से पढ़ोगे। अच्छा 5 लोग ने हाथ उठाया, 7 लोग। देखो मेरे पास काउंटिंग यहाँ पे ना बिल्कुल क्लियर है, 18 लोग, 17 लोग हैं, मतलब मुझे छोड़ के 17 लोग हैं। तो 17 में एक महिमा और रुचिका कह रहे हैं कि आज के हिसाब से पढ़ना है, तो 17 माइनस 2 मीनिंग 15 पीपल शुड अग्री विद दिस थिंग। अभी 11 आ रहे हैं, तो देयर आर 4 पीपल हु आर स्टिल नॉट रिप्लाइंग, 2 पीपल लेफ्ट, एक इंसान बच गया, कोई नहीं बचा। हाँ ठीक है, ये मेजोरिटी ठीक बोल रही है। महिमा आप ध्यान समझिए ना बेटा, आप अगर उसको अच्छा जब वो बना होगा उस वर्ड का मीनिंग तो उसी के हिसाब से पढ़ो ना, क्योंकि अगर अच्छा जब वो बना था तो वो इंटेंशन आज अगर उसको आज के मीनिंग से आप पढ़ लोगे तो इंटेंशन अलग हो जाएगी या इंटेंशन सेम रहेगी? मतलब जो 1932 में लॉ बना था, और अगर आप उसको आज के मीनिंग के हिसाब से पढ़ोगे तो उसका पर्पस या इंटेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इंटेंशन रह जाएगा? खत्म हो जाएगा सर, मीनिंग ही चेंज हो गया वर्ड का। मीनिंग ही चेंज हो जाए, जब उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया आज, और अगर आप उसको पढ़ रहे हो पुराने लॉ के साथ तो वो तो बेकार हो जाएगा ना बेटा, मतलब वो तो बिल्कुल एकदम एब्सर्ड हो जाएगा। तो अगर मीनिंग चेंज होते हैं वर्ड्स के तो आपको कौन सा मीनिंग देना चाहिए? जब लॉ बना था उस समय वाला मीनिंग या आज वाला मीनिंग? जब बना था तब। तो वाला मीनिंग। आपको क्लियर हो गया महिमा? हाँ सर। तो इसको हम बोलते हैं इन दी लैटिन लैंग्वेज, इसका एक और नाम है, वो कहता है एक सेकेंड रुको, सॉरी। हाँ वो कहता है, ये कहता है देखो, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटोस्टे ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा एन लेगे। आपको समझ में आया बेटा? वो कहता है अगर आपको एक बेस्ट इंटरप्रिटेशन करना लॉ का तो उसको पढ़ो और उसको मीनिंग वो दो जो मीनिंग उसका बनते समय था। द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट अ डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रेड व्हेन मेड। मतलब जब जिन लोगों ने उसको बनाया था
उस समय जो उसका मीनिंग था आज भी उसको वही मीनिंग देके चलो, या आज मीनिंग बदल दो, अगर बदल चुका है तो आज भी वही मीनिंग देके चलोगे तो वो बेनिफिट आप मतलब तभी आपको समझ में आएगा, वही बेटर होगा, नहीं तो बेटर नहीं होगा। आपको समझ में आया नहीं आया? आया सर। आया सर। तो इसको हम लोग लैटिन में क्या बोलेंगे? कंटेम्परेनिया एक्सपिटोस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे, करेक्ट। और दूसरा इसी का एक और पॉइंट है इफेक्ट ऑफ यूजेज का, क्या कस्टम भी, जैसे लेट्स सपोज करो मीनिंग, क्या कोई कस्टम बताते हैं? रिलीजन भी क्या कुछ मीनिंग बताते हैं? रिलीजन कस्टम, तो क्या अगर क्या वो बेस्ट इंटरप्रेटर होते हैं? मतलब क्या वो एकदम जो कस्टम बोलते हैं, अगर अच्छा क्या हमारे जो लॉज हैं, अच्छा ये क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, जो हमारे लॉज हैं क्या वो हमारे कस्टम्स के अकॉर्डिंगली बनते हैं? हाँ सर। यस, लॉ बनता ही कस्टम से है, तो उसको क्या कस्टम वाला मीनिंग देना चाहिए, कस्टम वाला मीनिंग नहीं देना चाहिए? उसको देना चाहिए सर। देना चाहिए। तो इसका लैटिन वर्ड है ऑप्टिमा लेगम इंटरप्रेसेट कॉन्सेटोडू। अब वो क्लियर होगा बेटा? मैं इसको ठीक से वो कर रहा हूँ, मीनिंग आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। एक बार देखें। So, कैसे देखेंगे? चलो छोड़ो, तुम्हें क्या सर प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग गलत लिखा था आपने। प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने? NUN होगा सर। प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, सिएशन, NOUN सर। OUN। NOUN। ओके, अभी भी नहीं आया यार ये तो। चलो छोड़ो, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ भी बोलते हैं। तो मैं लिख दूं ये वाला चीज है नोट्स के अंदर? सर एग्जाम हॉल में क्या ये लैटिन वर्ड लिखना पड़ेगा सर? अच्छा, क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? सर मैं 200% गारंटी हूँ सर, स्पेलिंग तो गारंटी भूल करके आऊंगा मैं। इसमें क्या बात कर रहा है यार, तो इसको तोड़ तोड़ के कर ले, ऑप्टिमा तो याद हो जाएगा। बेगम, तो बेगम याद है? बेगम, हाँ बेगम याद। तो बेगम की जगह लेगम लिखना है, इसमें क्या तू भूल जाएगा बेटा? अच्छा, इंटर तो तेरे को लिखना आता है? इंटर हाँ आता है। आता है? प्री लिखना आता है? आता है। सेस्ट लिखना आता है? SCST? हाँ आता है। तो फिर इंटर प्री सेस्ट, इसमें क्या था? अच्छा, उसके बाद तेरे को CON पढ़ना आता है बेटा? आता है। SUE पढ़ना आता है? आता है। क्या होता है वो SUE? क्या होता है? SU होता है। उसके बाद हाँ। TUDU होता है, टू डू। हाँ तो क्या सर। होगा? कौन सी टू डू? कर लो यार, इसमें क्या है यार, तोड़ तोड़ के पढ़ लो, याद करने में क्या है? ऑप्टिमा लेगम इंटर प्री सेस्ट कॉन स्यू टू डू, ऐसे पढ़ लो, तुम्हें क्या करना है यार? इससे पेपर है, बढ़िया नंबर लाने हैं, कोई सुन थोड़ी ना रहा है वहां पर। इससे बढ़िया कार्डबोर्ड पे लिख के चला जाएगा अपना। आई वोंट प्रमोट चीटिंग, सॉरी। तो ये आपको इस रूल के अंदर लिखना है। कार्डबोर्ड बेटा अलाउड, ऐसा बिल्कुल एकदम प्लेन अलाउड होता है, कलर्ड अलाउड नहीं होता, ध्यान से लेके जाना कार्डबोर्ड भी। नहीं सर कार्डबोर्ड तो अलाउ ही नहीं करता हमारे यहाँ। अच्छा, कार्डबोर्ड अलाउड नहीं है? मतलब हाँ अलाउड होता है वैसे, बट इट शुड वेरी प्लेन, प्लेन इन द सेंस बिल्कुल जैसे व्हाइट होता है, ऐसा एक ही कलर का, प्लेन एंड ट्रांसपेरेंट अलाउड होता है। हमारे यहाँ अलाउ ही नहीं है। ओ, तू तो पर्ची बना के चला जाइए उनमें। कितने साल का बैंड है सर एक बार पकड़े जाने पे? 3 साल ज्यादा से ज्यादा।
याद कर लूंगा सर। अच्छा, ये आपने लिख लिया, आगे चलें, जल्दी बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सेकेंड रूल लिखें। सेकेंड रूल का है एसोसिएटेड। ये तो ये वाला रूल तो ना आपको जब इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया होगा तब बताया होगा। ये एसोसिएटेड वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन कॉमन सेंस मैनर। जैसे एसोसिएटेड वर्ड्स का समझते हो, मतलब आई एम मेकिंग अ विल। अब यहाँ पे आप विल को कैसा मीनिंग दोगे, मतलब कॉमन सेंस वाला मीनिंग अगर दोगे तो एसोसिएटेड वर्ड्स मतलब जो जब आप एक, ये आपको समझाया था टीचर ने, इंग्लिश वाले टीचर ने, कि जब भी एक सेंटेंस पढ़ते हो कभी भी एक वर्ड का मीनिंग उस वर्ड को पढ़ के मत दो, हमेशा पूरे सेंटेंस को पढ़ो और फिर उसके सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसके वर्ड्स का मीनिंग दो। ये समझाया था आपके टीचर ने आपको? हाँ सर। जब फर्स्ट डे शुरू करते हैं ना, मतलब मुझे तो याद नहीं है ऐसा, आई डोंट रिमेम्बर दिस, बट मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे को इंग्लिश जब सिखाते हैं तो उसको ये सिखाना चाहिए कि बेटा वर्ड बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो कभी भी एक वर्ड को, सिर्फ एक वर्ड को पढ़ के मीनिंग नहीं देना चाहिए। पहले पूरा एक सेंटेंस पढ़ना चाहिए और फिर उसको सेंटेंस को जो लिखा है उसको आपस में मिला जुला के उसका वर्ड का मीनिंग देना चाहिए। आप समझे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर, बहुत बढ़िया बढ़िया सर। ओके, तो इसको लैटिन में हम बोलते हैं नॉस्टिटरा सुसिस। We call it in the Latin as Nocetera susis, meaning क्या हुआ इसका? Meaning the word is to be given a meaning after meaning the word is to be given a meaning वर्ड को मीनिंग देना चाहिए। कैसा मीनिंग देना चाहिए? मीनिंग विच इज एसोसिएटेड विद द सेंटेंस। वर्ड को ऐसा मीनिंग दो जो सेंटेंस के साथ मैच करे। ऐसा मीनिंग मतलब सिर्फ वर्ड को वर्ड, और इसको लिख दे, नेवर गिव अ मीनिंग टू अ वर्ड, never give a meaning to a word in isolation। isolation समझते तुम ना? isolation meaning उसको अकेले पढ़ के उसको मीनिंग नहीं देना है, उसको पूरा सेंटेंस पढ़ के उसको मीनिंग देना है। जैसे, अच्छा ये तो आपको बचपन में जैसे ये भी सिखाया होगा, जैसे अगर एक वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता आप क्या करो, पूरा सेंटेंस पढ़ दो और फिर आप उसका वर्ड का मीनिंग भी समझ जाओगे। ऐसा ऐसा समझाया था ना? हाँ सर। तो उसको हम बोलते हैं नॉसेटरा सुसिस। ओके, तो दो ही रूल है सेकेंडरी में, वी डोंट हैव अ थर्ड रूल इन सेकेंडरी। तो हमने खत्म कर लिया अपना प्राइमरी रूल भी और सेकेंडरी रूल्स भी। आपने लिख लिया, समझ लिया? कुछ डाउट है, पूछना चाहते हैं आप मेरे से? नहीं? अच्छा, नेक्स्ट है टॉपिक, नया टॉपिक है इसी के अंदर, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज के अंदर टॉपिक है एड टू इंटरप्रिटेशन। एड मीनिंग हेल्प। अच्छा, इंटरनल एड अपने आप नाम में सर्च करें। इंटरनल एड मतलब ये लॉ पढ़ने का कौन आपको मदद करेगा? लॉ खुद करेगा या बाहर से भी मदद करेगा आपको? लॉ खुद करेगा। हाँ, तो अगर आप इंटरनल एड, अगर मैं बोलूँ इंटरनल एड, तो इंटरनल एड वुड मीन कि लॉ आपको खुद हेल्प करेगा। अच्छा मुझे बताओ, लॉ कैसे आपको हेल्प करता है एक लॉ को पढ़ने में?
आप लोग मुझे बताओ, बिना पढ़े बुक को देखे, बुक में क्या लिखा है, आप मुझे बताओ कैसे आप लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हो या समझ सकते हो लॉ को पढ़ने से, कैसे, क्या इंटरनल एड्स है? सर नीचे एक्सप्लेनेशन पार्ट दे देता है ना कभी कभी, कोई एक करेक्ट, वर्ड। कभी कभी लॉ क्या करते हैं, प्रोविजन के साथ साथ नीचे एक्सप्लेनेशन दे देता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या इंटेंशन है उसका एक्सप्लेनेशन देने का, ताकि लोग लॉ को क्या कर सके, समझ सके। वही और सर कभी कभी मीनिंग तो पूरा सर्टेन ही रहता है। और डेफिनेशन दे देता है वो, हाँ सर। जो एक्ट होता है वो खुद ही डेफिनेशन दे देता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ही हो कि इसका मतलब ही क्या है। और डेफिनेशन दे देता है, एक्सप्लेनेशन दे देता है, और क्या होता है? और बताओ। हेडिंग्स। हेडिंग्स अब तो बुक से देखना शुरू कर दे, है ना? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना, मैं कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट खोलता हूँ, है ना? बेयर एक्ट मीनिंग जो बन के आया है कंपनीज एक्ट। अच्छा, ये है एक्ट, मतलब जो पार्लियामेंट प्रेजेंट हुआ था वो ये था। अच्छा, हाँ, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? अच्छा, ये पास मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू द कंपनीज, क्या मीनिंग है इसका? ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो जो अमेंडमेंट हुई है वो है इसके ऊपर। है? नहीं, हाँ, पुराने एक्ट के साथ ये मिलके बना है। इसको पढ़ो ना पूरा। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू कंपनीज। जो कंपनी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको एक जगह कंसोलिडेट इकट्ठा करके और अमेंड करके एक एक्ट बना दिया। करेक्ट, मतलब बहुत सारे कंपनीज एक्ट होंगे, अब आप उन सबको भूल जाओ, मैं कंसोलिडेट करके उन सबको बदल के एक नया लॉ बना रहा हूँ। तो ये क्या, ये जो लाइन है, क्या ये पर्पस बता रहा है ये बना क्यों है लॉ? इज दिस लाइन टेलिंग यू द पर्पस ऑफ द लॉ? यस सर। अगर आप मेरे से पूछोगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द कंपनीज एक्ट 2013, तो आप क्या बोलोगे? द पर्पस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू कंपनीज, करेक्ट। तो क्या ये क्या इसको, अच्छा इसको पता है क्या बोलते हैं? यू नो व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज प्रियम्बल। इसको बोलते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल समझते हैं? व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज लॉ का पर्पस क्या है। अच्छा, क्या लॉ का पर्पस पढ़ के आप जब लॉ को पढ़ोगे तो आपको समझना अच्छा लगेगा या समझ में नहीं आएगा? समझ में ज्यादा आएगा। हाँ, मतलब अगर आप इस लाइन को भूल कर पढ़ते हो तो आपको समझ में ज्यादा आएगा या समझ में कम आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा। अच्छा, अब इस एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013, एक्ट 18 ऑफ 2013, मीनिंग ये 2013 में 18th एक्ट होगा। लेकिन ये लॉन्ग टाइटल है, ये लॉन्ग टाइटल है, शॉर्ट टाइटल है ये? अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे, दिस इज लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल? लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल। अच्छा, ये पढ़ के आपको कुछ समझ में आता है? लॉन्ग टाइटल समझ में आता है? कंपनीज एक्ट 2013 एंड एक्ट 18 ऑफ 2013, क्या मतलब है इसका? सर कंपनीज का एक्ट है 2013 में आया है और 2013 में 18वां नंबर एक्ट है। हाँ, सिंपल। अच्छा, क्या ये पढ़ के आपको पता लगेगा कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? क्या हाँ सर। एक्ट का नाम पढ़ के आपको? बिल्कुल। अच्छा, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? कंपनीज एक्ट बोलेंगे 2013। तो क्या ये शॉर्ट टाइटल पढ़ के आपको समझ में आता है कि ये क्या है? यस। तो मतलब लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, प्रियम्बल, क्या ये आपको हेल्प करेंगे लॉ पढ़ने के लिए? यस सर। और ये लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है? ये लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, प्रियम्बल, ये लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है? अंदर है। लॉ के अंदर है। तो ये कौन से एड हुए, इंटरनल एड या एक्सटर्नल एड? इंटरनल।
इंटरनेट आपको समझ में आया? 3 समझ में आए, लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल और प्रियम्बल। अच्छा, जितने भी ये हेडिंग्स हैं, टाइटल है चैप्टर के, जैसे ये हेडिंग्स है, टाइटल दिया इन्होंने, जैसे चैप्टर दिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये शायद मैंने आपसे पहले भी कोई बात करी होगी। लेट सपोज करो एक इंसान को सिर्फ ये समझना है कंपनी में प्रोस्पेक्टस कैसे रेज होता है, उसको पूरा लॉ पढ़ना पड़ेगा, ये वो फटाक से जा सकता है उस टॉपिक के ऊपर? फटाक से जा सकते हैं अच्छा कैसे जाएगा उसको, वो फटाक से कैसे जाएगा? चैप्टर वाइज। वो हेडिंग्स देखेगा, करेक्ट, वो देखेगा अच्छा पहला हेडिंग हो गया इनकॉर्पोरेशन, ओके इसमें तो प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, थर्ड ओ प्रोस्पेक्टस अलॉट इसमें मैं पढ़ लूंगा, तो वो डायरेक्टली इधर चला जाएगा, डायरेक्टली नहीं चला जाएगा? डायरेक्टली। तो क्या हेडिंग देना, क्या हेडिंग भी हेल्प करता है आपको लॉ पढ़ने में? हाँ सर। करेक्ट, तो हेडिंग्स एंड टाइटल ऑफ चैप्टर भी आपको हेल्प करता है क्या पढ़ने में, लॉ पढ़ने में। अच्छा ये हेडिंग्स टाइटल ऑफ चैप्टर लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है? अंदर है। लॉ के अंदर है, तो कौन सा हेड हुआ, इंटरनल हेड एक्सटर्नल हेड? इंटरनल है। इंटरनल हेड। अच्छा अब आप यहाँ देखो, ये नीचे लिखा हुआ है, ये वाला चीज है, ये सारा चीज है, ये दिख रहा है आपको? इसमें नीचे लिखा हुआ है ये इस दिन आया, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और आपको हर पेज पे दिखेंगे, देखो ये, मतलब हर पेज पे तो नहीं दिख रहा है आपको, देखिए कितने पेज, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हर पेज पे होना चाहिए मेरे हिसाब से ये। एक मिनट रुको, शायद डेफिनेशन के बाद दोबारा शुरू होंगे ये। नहीं शुरू हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसी पेज पे नहीं आ रहा है यार, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? आएगा सर आएगा। नहीं आ रहा है यार, कितने सारे पेज देख लिए यार, ये देखो, उसी पे आया था, चलो वहीं आ रहे हैं वापस। अच्छा ये जो है ये सारा गिवन है, अच्छा ये मार्जिन में गिवन है या कैसा गिवन है ये जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये मार्जिन में लिखा हुआ है या नॉर्मल लिखा हुआ है? ये मार्जिन में लिखा हुआ। ये मार्जिन में लिखा हुआ है, तो क्या मार्जिन वाला भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा? क्या मार्जिन वाला भी आपको पढ़ना सिखाएगा? हाँ सर। यस, तो इसको बोलते हैं मार्जिन नोट्स। जैसे आप मार्जिन बनाते हो, मार्जिन में लिख देते हो और उसको समझते हो, तो मार्जिनल नोट्स बोलते हैं, ये भी आपको पढ़ के समझ में आता है। ओके और पढ़ते, अच्छा डेफिनेशन सेक्शन तो होता है, ये तो मैं बताने की जरूरत नहीं है, हर एक्ट में कौन से सेक्शंस होते हैं बेटा? डेफिनेशन। जैसे कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन सेक्शन है, तो बहुत सारे दिखा दी मैंने तुम लोग के, सारे डेफिनेशन है, ये देखो ये रहा डेफिनेशन सेक्शन, सेक्शन 2 इतने सारे डेफिनेशन है। अच्छा ये एक्ट के अंदर है, एक्ट के बाहर है? अंदर है। तो कौन सा हेड हुआ, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल है। इंटरनल। अच्छा क्या कभी लॉ आपको इलस्ट्रेशन देता है? देखिए इसमें इलस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में, इलस्ट्रेशन ये आ गया, तो ये इलस्ट्रेशन क्या लॉ ने खुद दिया, ये इलस्ट्रेशन बना के? हाँ सर। तो ये क्यों दिया, इलस्ट्रेशन क्यों दिया लॉ ने? समझने में इजी हो। ताकि लॉ को समझने में इजी हो। तो ये इलस्ट्रेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल है। इंटरनल है। और देखें और क्या क्या है इंटरनल एड। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो तो आपको पता ही है, जहां पर भी आपको वर्ड दिखते हैं, कैसे वर्ड दिखते हैं बेटा, प्रोवाइडेड दैट, जहां भी वर्ड दिखते हैं प्रोवाइडेड दैट, ये तो बहुत होंगे, पता नहीं कितने, पूरा एक्ट पढ़ो पता नहीं कितने वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। तो देखो ना कितने वर्ड्स हैं ये प्रोवाइडेड दैट, 510 वर्ड्स हैं पूरे एक्ट के अंदर। व्हाट इज प्रोवाइडेड दैट, जैसे जब ये सेंटेंस शुरू होता है ये क्या बताता है, ये प्रोविजो होता है, प्रोवाइजो मीनिंग ये आपको उसका एक्सेप्शन बताता है या ये जनरल मीनिंग बताता है, ये क्या बताता है, ये एक्सेप्शन बताता है। तो ये आपको, अच्छा क्या ये आपको हेल्प करता है पढ़ने में, क्या प्रोवाइजो भी आपको हेल्प करता है लॉ को पढ़ने में? हाँ सर। यस। अच्छा ये लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है? अंदर है। इंटरनल है। तो इंटरनेट है। अच्छा क्या लॉ एक्सप्लेनेशन भी देता है आपको, देखें हाँ सर। एक्सप्लेनेशंस,
ये रहा एक्सप्लेनेशन। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है, देखो 107 एक्सप्लेनेशन दिए पूरा लॉ ने, तो क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको लॉ को समझने में हेल्प करता है? हाँ सर, करता है सर। करता है। तो ये लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है? अंदर है सर, इंटरनल हेड पे आएगा सर। इंटरलेट में आएगा। अच्छा, क्या स्केड्यूल भी होते हैं लॉ के अंदर? सर। क्या लॉ के अंदर स्केड्यूल्स होते हैं? हाँ सर। बिल्कुल होते हैं। अच्छा, क्या ये भी आपको लॉ पढ़ने में हेल्प करते हैं? हाँ सर। इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल है। इंटरनल है। ये रहा स्केड्यूल भी दिखा दो तुम्हें। ये 7 शेड्यूल है पूरे कंपनीज एक्ट के। अच्छा, और जब लॉ पढ़ते हो तो पूरा लॉ एक साथ पढ़ना चाहिए, अलग अलग पढ़ना चाहिए सारा? एक साथ। एक साथ पूरा लॉ पढ़ना चाहिए। तो ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल है। इंटरनल है। तो मैं लिखूं इंटरनल एड्स कुछ? तुम्हें कुछ याद हो इंटरनल एड्स बिना देखे? अब हाँ सर। देखो ना, बड़ा इजी है। लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, प्रीएम्बल, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशंस, हेड। मार्जिनल नोट्स, हेड। प्रोवाइजो, हेडिंग्स, और एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस। बोल दिए मैंने। वो बोलना जो मैंने नहीं बोला। तुम्हें याद हुआ? मैं दोबारा बोलूं क्या? लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, प्रीएम्बल, ये 3 याद कर लो। उसके अलावा एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, ये 2 याद कर लो। इसके अलावा मार्जिनल नोट्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशंस, प्रोवाइजोस भी याद कर सकते हो एक साथ। तुम समझ गए ना, मतलब क्या क्या याद करें तुम्हें? मैं लिखूं तुम्हारे लिए इंटरनल एड? पहले लिखूं, व्हाट इज द फर्स्ट इंटरनल एड? फर्स्ट इंटरनल एड इज अ लॉन्ग टाइटल. The long title in the act helps to interpret the law. ठीक है? For example, in Companies Act 2013, long title is the Companies Act 2013, an act, नहीं, क्या था वो? Act number 18 of 2013. अच्छा, ऐसे ही क्या बन जाएगा आपका? शॉर्ट टाइटल. तो the short title in the act helps to interpret the law. For example, in Companies Act 2013, short title is the Companies Act. Preamble, it helps to understand the purpose of the law. For example, preamble to Companies Act 2013 क्या है? अच्छा, प्रियम्बल हो गया, ये हो गया. Heading and title of the chapter. Every act is divided into chapters with headings, which helps the person to read the law. Example, in Companies Act 2013,
कितने चैप्टर्स हैं? टोटल चैप्टर्स आर कितना? 27 विद हेडिंग्स। ठीक है, फिर डेफिनेशन सेक्शन। जनरली every act, generally section 2 of every act contains the definitions which helps the person to understand the meaning of the law. For example, definitions related definitions, certain definitions are defined under section 2 of the Companies Act 2013। ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देना है इसका। तो डेफिनेशंस आर इंक्लूसिव होती हैं कुछ, जिसका ब्रॉडर मीनिंग होता है। इंक्लूसिव होती हैं, एक्सक्लूसिव होती हैं, जिसमें लिखा होता है मीन्स, और कुछ होती हैं इंक्लूसिव as well as exclusive, जिसमें लिखा होता है means and includes। Correct। Exclusive is means या restrictive, और inclusive is जिसका broader term होता है। फिर आते हैं illustrations। illustrations आ जाता है कि sometime to explain the law, the act itself provides the illustrations। उसके बाद प्रोवाइजो। प्रोवाइजोस क्या होते हैं? It provides the exception to the section। उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिख दिया मैंने? नहीं लिखा। schedule for better understanding of law Act provides certain schedules such as Companies Act 2013 contains 7 schedules। Whenever a law is read, it has to be read as complete and not in isolation। A section is read
और एक क्या रह गया? मार्जिनल नोट। For more better understanding, the act itself provides the notes. आपको समझ में आया नहीं आया? अब हमारे इसके बाद सिर्फ 2-3 टॉपिक रह गए इस चैप्टर में, बाकी सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब हम फ्राइडे को खत्म कर देंगे ये चैप्टर। आपने लिख दिया तो बता देना, I'll end the session then.